नमस्कार, मैं हूं सुजैदा कुकरेती और आज सवाल इंडिया का यह है कि क्या चुनाव के बाद बंगाल में फिर से राजनीतिक बदले का दौर शुरू हो गया है। हम ये सवाल उन तस्वीरों की वजह से कर रहे हैं जो कोलकाता से लेकर संदेशखाली, बहरामपुर, फाल्ता और हावड़ा से लेकर आसनसोल, अंबिका नगर तक से आ रही हैं। ये जो तस्वीरें आप मेरे चारों ओर देख रहे हैं, ये हिंसा की तस्वीरें। 24 घंटे की यही तस्वीर रही। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने जानकारी दी है कि राज्य भर में 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। अब सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखा दूं। बीजेपी के कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई उसका नाम मधु मंडल बीजेपी नेता पीयूष कनौडिया के समर्थक थे। पीयूष कनौडिया ने बंगाल की राजारहाट न्यू टाउन सीट से चुनाव भी जीता है। बीजेपी के पीयूष कनौडिया ने टीएमसी उम्मीदवार पर सिर्फ 316 वोटों से जीत दर्ज की है और यही वजह बनी हिंसा की। आरोप लगाया जा रहा है कि पीयूष के समर्थक की हत्या राजनीतिक बदले की नीयत से की गई। हिंसा की ये आग राज्य की दूसरी जगहों पर भी दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि हावड़ा के जगत वल्लभपुर में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को आग लगा दी गई। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को साझा किया और आरोप लगाया कि घटना के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब कोलकाता के न्यू मार्केट की भी तस्वीर देख लीजिए। यह था कोलकाता का न्यू मार्केट कल, जहां बीजेपी के समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंच गए और तस्वीरों में भी दिख रहा है कि बुलडोजर से तोड़फोड़ की गई। लेकिन यह साफ नहीं है कि जिसे तोड़ा जा रहा है वो तृणमूल का दफ्तर है या इलाके की कोई दुकान है, लेकिन बुलडोजर एक तरह से प्रतीक बन गया उस बदलाव का जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ है। यह ऐतिहासिक मार्केट है कोलकाता का न्यू मार्केट और बहुत पुराना और मशहूर बाजार है और वहां पर कल बुलडोजर नजर आया। अब आपको अगली तस्वीर नादिया जिले के करीमपुर की दिखाती हूं जो लगातार चर्चा में है। ये महिला जो आपको दिख रही है, इन्हें कांग्रेस नेता बताया जा रहा है और आरोप यह है कि कांग्रेस के दफ्तर पर तृणमूल ने अपने राज्य में कब्जा कर रखा था और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी हिम्मत आ गई। टीएमसी के वहां से न सिर्फ झंडे हटाए, वहां पर उनके ऑफिस पर देखिए किस तरह से पुताई कर दी गई जो तृणमूल का ऑफिस बनाकर चला रहे थे। कांग्रेस का कहना है ये तो हमारा दफ्तर है, इस पर इन्होंने कब्जा किया और इसीलिए अपने ऑफिस को वापस लेने पहुंच गए। सवाल यह है कि सत्ता किसी की भी आए, झंडा चाहे किसी का भी लहराया जाए, लेकिन क्या बंगाल के भाग्य में सिर्फ राजनीतिक हिंसा ही रहेगी? बंगाल में जनादेश को प्रतिशोध से क्यों जोड़ दिया जाता है? क्योंकि कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़, कहीं राजनीतिक हत्या। अगर चुनाव के बाद बदला ही लेना था तो फिर बंगाल के लिए क्या बदला? एक जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराती हूं। हमारा पास वीडियो है, हमारा पास चश्मदीद गवाह है। ये तृणमूल कांग्रेस का लोग खुद को बचने के लिए अपना पार्टी ऑफिस तोड़ के उन्होंने झंडा उठा दिया, कारण वो बीजेपी का झंडा का तले उनका मुख छुपा पाए। अभी थोड़ा सा कविता लिख सकती है, बैठे बैठे थोड़ा सा आराम भी कर सकती है, लेकिन वो कहते हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे और सड़कों पर उतरेंगे। वो सड़कों पे उतरना उनका अच्छा काम है, वो हमेशा करती आई हुई हैं विरोधी नेत्री की तरह। वो फिर से दोबारा उसी काम में लग जाएंगी। अभिषेक तुम कहाँ हो? दुबई गया। अभिषेक तुम कहाँ हो? दम है? तुम्हारा वार्ड में हम लोग जीता, तुम्हारा वार्ड में जीता। तुम जहाँ पे वोट देते हो वहाँ पे हम लोग जीता। उम्मीद से तो छोड़ो, हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हुआ फिर भी तुम्हारा घर पे हम लोग शीशा नहीं तोड़ा, लेकिन हमारा घर सील कर दिए थे। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया। बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहाँ पोस्ट किए गए थे जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा।
कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑर्गेनाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में, तो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। और शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ। सवाल इंडिया का ये कि बंगाल में बदलाव होगा या बदले की राजनीति होगी? जनादेश मिलेगा तो कानून को नहीं माना जाएगा क्या? जीत के जश्न में बुलडोजर का क्या काम है? चुनाव में हारेंगे या जीतेंगे तो विरोधियों को पीटेंगे? सत्ता आती है जाती है, पर यह हिंसा क्यों नहीं जाती है? सवाल पश्चिम बंगाल पर यही है। मेरे साथ जो मेहमान है परिचय आपसे कराऊंगी। राधिका खेड़ा जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मलूक नागर जी है, आरएलडी के वरिष्ठ नेता है, आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं। संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस विचारक हैं। हमारे साथ अनुमा आचार्य जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और साथ ही हमारे साथ शुभांकर भट्टाचार्य जी जुड़ रहे हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और जब सरकारें बनती हैं तो जश्न होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हमेशा यही होगा कि सरकार बनेगी तो हिंसा होगी? राधिका जी, ये बुलडोजर का क्या काम है भाई सरकार बनने के बाद? सभी को नमस्कार। हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा कंबा, डुम्बा डुम्बा, बम्बा बम्बा, बम्बा बम्बा को बंगाल की जनता ने डोंडा डोंडा दे के भगाया है। और ये हमने देखा है कैसे महज 80 सीटों पे ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल प्रदेश में भ्रष्टाचार किया, महिलाओं की दुर्गति कर दी, 7 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर निकलने की एडवाइस दी, महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं दी, वहां पे ना लोगों को रोजगार दिया, बंगाल को आगजनी में ढकेल दिया। किस तरीके से गुंडागर्दी बंगाल में होती थी सुचारिता जी सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब जब चुनाव हार गई हैं तो अपनी हार को भी एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है, वहां भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे वर्करों को मारा जा रहा है, हमारे नेताओं के फैमिली मेंबर्स को मारा जा रहा है। और बदला क्या हो रहा है आप देखिए ना, कांग्रेस पार्टी देखिए, राहुल गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ममता बनर्जी करप्शन सबसे ज्यादा करती है और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान कराती हैं, और उन्हीं के एक कार्यकर्ता को मारा गया चुनाव। शुभांकर जी ताली बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं आपके पास आऊंगी। शुभांकर जी जरा ऑडियो दीजिए भाई, 10 सेकंड। लेकिन राधिका जी पहले कंप्लीट करें जी। हाँ, और उनके कितने ऑफिसेज बंद कर दिए। आपने तो एक फोटो दिखाई, लेकिन एक और बैरकपुर का ऑफिस है जिसको बकायदा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के बाद इस बात के बावजूद सुचारिता जी की सुबह शाम राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं ना जाने क्या क्या गाली देते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो नरेंद्र मोदी जी को टेररिस्ट तक बोल देते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, भाजपा की एक मिनट, भाजपा के संस्कार और हमारे सनातन के संस्कार जिसको ये लोग खत्म चाहते थे, अब 80 सीटों पे है जिपेट। ये ममता बनर्जी का प्लेग्राउंड नहीं रह गया है अब। हमने उसके बावजूद, गालियां खाने के बावजूद, अपने संस्कारों को ऊपर रखते हुए सुचारिता जी यहाँ पे गुंडागर्दी बोला जा रहा है। अरे भाई लेकिन शुभांकर जी रुकिए ना भाई, एक एक करके बात कर लेते हैं, ऐसे बात समझ नहीं आती है। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है मेरे कोई मेहमान नाराज होकर ना जाए, सब बात कर लें। राधिका जी कंप्लीट करिए, फिर शुभांकर जी के पास जाऊंगी। हाँ। इतनी गालियां नरेंद्र मोदी जी को ये लोग देते हैं, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का बैरकपुर का ऑफिस हमने टीएमसी के गुंडों से और कब्जे से खाली कराकर उसकी चाबियां खोल के कांग्रेस के हाथों में सौंपी। ये कल्चरल डिफरेंस है जो अब आपको देखने को मिलेगा। अरे ये बड़ी बात आपने कही है भाई, ये बड़ी बात आपने कही कि हमने चाबी सौंपी कांग्रेस के दफ्तर की। अब वो जो कांग्रेस दफ्तर है, अनुमा जी यहाँ बैठी हुई हैं, शुभांकर जी मैं आ रही हूँ जरा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग तस्वीर है इसलिए पहले अनुमा जी के पास जाऊंगी फिर आपके पास आती हूँ। भाई ये कहा जा रहा है, अनुमा जी जरा पहले बताइए, ये तस्वीर जलाइए जरा स्क्रीन पर। वहां पर कांग्रेस का दफ्तर था, कब्जा कर लिया टीएमसी वालों ने। अब बीजेपी तो आई, साथ ही कांग्रेस को दफ्तर भी दिला गई, क्योंकि कांग्रेस ने कहा चलिए भाई अब बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे, हमारा दफ्तर भी ले लेते हैं, और उन्होंने ले लिया। अब पहले तो बताइए
ये खबर जो दिखाई जा रही है। सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है। भाई ऐसा है, हमारा ऑफिस है, ठीक है, खुशी की बात है, उसमें क्या है। लेकिन जो अमित शाह ने आज से 7 दिन पहले कहा था कि यहाँ 2400 बटालियन चुनाव के बाद भी 4 महीने रहेगी, मतलब उन्होंने घोषणा कर दी थी 11 को हमें चुनाव जिता देंगे। उसके बाद चूंकि टीएमसी प्रोटेस्ट करेगी क्योंकि वो पावर में थी, तो हम उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे, इसीलिए बुलडोजर आ गया। तो आपका सवाल मुझे पसंद आया जो आपने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा था कि बुलडोजर की क्या जरूरत है। ये एग्जैक्टली वही कहानी है जैसे गुजरात में पुलिस के और आर्मी के रहते हुए भी 3 दिन की खुली छूट दी गई थी, 2002 की बात कर रही हूँ। वही ममता बनर्जी के साथ करने के लिए बीजेपी आई है। और ये तो किसी को भी दिख रहा है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, टीएमसी के लोगों को जिस तरह से उनको मारा जा रहा है। हमारा ऑफिस मिला, हम उसके लिए खुश हैं, लेकिन उसका श्रेय हम बीजेपी को कतई नहीं देंगे। अरे भाई नहीं, वो कह रही है हम क्रेडिट ले रहे हैं, आप क्रेडिट दे नहीं रही अनुमा जी। आप कह रही हैं आपका ऑफिस मिल गया, तो बीजेपी के आने के बाद मिला आपको ऑफिस, तो ये तो अच्छी बात है, छोटा सा थैंक यू तो बनता है। इन बेगानी शादी के अब्दुल्लों को हम कुछ नहीं मानते, हमें पता है। जैसे आप पूछ रही थी कि बदला जो है वो बदला क्यों लिया गया, और हेलो जी जी बोलिए ना प्लीज। मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आप जो मुझसे कह रही थी, देखिए बीजेपी ने ये सारा नाटक किया। आप कह रही थी बदले की राजनीति होगी क्या? नहीं, धोखे की राजनीति हो चुकी है, धोखे की राजनीति हो चुकी है। हाँ। और इसी कारण बीजेपी ने चुनाव जीता है। वही 4.5% लोग, 27 लाख वोटर और 6 लाख वोटर बढ़ गए एक हफ्ते के अंदर चुनाव के। ये धोखे का अगर राजनीति हो सकती है, अगर धोखे का चुनाव हो सकता है, तो जो हो रहा है उसको बचाना भी केंद्र सरकार का काम है। और शायद इसीलिए ये लोग पहले से जानते थे बेईमानी ऐसी कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने 2400 बटालियन यहाँ ला के रखी थी। उसी के कारण, उसी के देखिए अनुमा जी देखिए, हिंसा हर जगह हो रही है। बहुत दुखद है कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता की जान गई, और उसकी तो तस्वीरें हैं। बहुत दुखद है कि टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है, अच्छी तस्वीरें नहीं है। तो ये बहुत एक, देखिए मैं फिर कहूंगी, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हिंसा सरकार बनने के बाद रुकनी चाहिए, ना कि होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं शुभांकर जी के पास जाऊं उससे पहले आपने जवाब नहीं दिया। ये दफ्तर आपका है, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं लिया? क्यों वहां पर लोकल कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था, और अब बीजेपी के आने के बाद वो हिम्मत आप दिखा पाए कि ये दफ्तर वापस ले लें? बड़ा सवाल क्या है जी? बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि केंद्र सरकार, गृह मंत्री क्यों नहीं वहां पर अभी तक ये हिंसा को खत्म करवा पा रहे? इनके प्रश्न में हो रही है। नहीं, पर अनुमा जी आपके अपने नेता गुंडागर्दी की बात चुनाव में करते रहे टीएमसी की। आपके अपने कार्यकर्ता वहां पर बीजेपी की जीत के बाद दफ्तर खुलवा पा रहे हैं, उससे पहले हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो ये क्या दिखाता है? सवाल तो ये है, ये क्या दिखा रहा है? आज जो बड़ा मुद्दा है, मैं जरा एक बार, ठीक है, बड़े मुद्दे पर आ जाती हूँ। बड़ी खबर जरा दिखा, राधिका जी आ रही हूँ एक बार। बड़ी खबर जरा बताओ। पश्चिम बंगाल से टीएमसी विधायकों के साथ ममता बनर्जी ने बैठक की है। 1 घंटे तक चली विधायकों के साथ बैठक। हम हारे नहीं है, वोट चोरी हुई है, ये कहा है ममता बनर्जी ने इस बैठक में। और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखें, अपने क्षेत्र में मौजूद रहे विधायक। काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचेंगे एमएलए, जिन्होंने धोखा दिया उन्हें बाहर निकालेंगे। तो ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया है, काली पट्टी पहनकर विधानसभा जाइए। उन्होंने कहा कि अपने अपने इलाकों में डटे रहिए, विधायकों से कहा है, और यह भी कहा है कि हम हारे नहीं। अब मैं शुभांकर जी आपके पास आ रही हूं, आप जरा मुझे ये बताइए, ये सब जो हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या, ये किसने की, ये कैसे हो गई? मैं अब ये जानना चाहता हूँ आखिर ये कब तक ये जो चल रहा है कि ये जो बार बार कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी खुद आए, उन्होंने कहा कि नहीं बदला नहीं बदल चाहिए। हालांकि ये भी जो नैरेटिव है, एक टाइम पे ममता दीदी ने ही कहा था, इसको यूज किया गया था। फिर इसको जो है अब आज के दिन में दर्शक है तो भाई हमें रिवेंज नहीं चाहिए, हमको बदलाव चाहिए। क्या यही बदलाव है? बदलाव दे दिया आप लोगों ने लोगों को। अब बात यही होती है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, जब आप ये कहते हैं ना कि भाई वहां पे टीएमसी, भाई आज के दिन में 2.5 लाख फोर्सेस वहां पे हैं, आपके फोर्स वहां पे बैठे हुए हैं, 2.5 लाख आपके अर्धसैनिक बल वहां पे हैं, वो आप ही के अंतर्गत में चल रहे हैं, उनको रखा इसीलिए गया था। उसके बावजूद अगर हो रहा है, उसके बाद आप कहां से मंगवाएंगे? अब जाके फिर यूपी से सुपर कॉप, महाराष्ट्र से किसी को बुलाइए ना, सुंघम, राठौड़ सब बुलाइए इस पर से। आप लोगों ने तो यही सब तो किया पूरा उसमें।
अब बात यह है कि जब यहाँ पे जलाया जा रहा है, आप कह रहे हैं 10 से 60 लोग मरे, क्यों? वाई आर वी अंडर प्लेइंग? अब वहां पे जो ये जो पूरा जो कंटिन्यूअस जो चल रहा है वहां पे, उसको हम लोग अंडर प्ले कर रहे हैं। उन कहानियों को तो बाहर ही नहीं आने दे रहे जो अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। जिस जगह पे ये जो आगजनी दिखाई जा रही है, आपके रिपोर्ट पर भी दिखाई जा रही है, उसमें कह दीजिए वो टीएमसी जाके खुद जाके अपने जो है ऑफिस जला दे रही है, आराम से कह दे रहे हैं। और जहां तक रही एक बात मैं आपको बता दूं साहब, नहीं, ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये अरे आपने शायद सुना नहीं, आप ही के रिपोर्ट में कह रहे थे, आप ही के रिपोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले एक किसी का इंटरव्यू किसी का नहीं, तो ये बोलिए कि वहां पर स्थानीय कोई व्यक्ति कह रहा था, ये मत कहिए कि हमारे रिपोर्टर कह रहे थे। डोंट मिसकोट। क्या मैंने नहीं, गलत जानकारी मत दीजिए। हमारा कोई रिपोर्टर नहीं कह रहा था ये। वहां जो लोग ग्राउंड पर कह रहे हैं वो उनकी बातचीत में कह रहे होंगे, ये मत कहिए। एक मिनट, क्या मैंने कहा कि आपके रिपोर्टर? बिल्कुल आपने कहा आपके रिपोर्टर दिखा रहे थे, तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ। और देखिए, जब हिंसा होती है ना तो उसकी चपेट में सब आते हैं, और इसीलिए मैं इस हिंसा पर सवाल उठा रही हूँ। बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, आपके ऑफिस को वैंडलाइज हुए हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए ना। जानते एक चीज है, अगर आप यहाँ पे इस समय, अगर जब तक राधिका खेड़ा बोल रही थी, आप लोगों ने बिल्कुल बेरोक-टोक बोल रहे थे। मैंने आपको जिस चीज पर टोका वो मैंने बहुत क्लियर कर दिया है। मेरे चैनल के रिपोर्टर को मिसकोट मत करिए, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। बहुत आराम से बोल रही हूँ, चैनल के रिपोर्टर को आप मिसकोट नहीं करेंगे। अब अपनी बात रखिए। अब ये बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको जरा बताऊं। अब देखिए, एक और खबर आ रही है। अब ये, हाँ, मलूक जी बोलना चाह रहे हैं, मैं खबर पे जाऊं। मलूक जी जरा बताइए, संगीत रागी जी को भी लीजिए, भाटी जी को लीजिए। भाई, ये जो हिंसा का दौर है, ये उन्होंने बात तो सही कही मलूक जी। अगर केंद्रीय बल वहां पर तैनात है तो फिर इस तरह की हिंसा की गुंजाइश कैसे है? कैसे कार्यकर्ता की हत्या हो रही है? कैसे वहां पर ऑफिस तोड़े जा रहे हैं? सुचेरिता जी, आप एक बात बताइए, अगर इस देश के तीसरे चौथे नंबर का बड़ा प्रदेश, उसकी मुख्यमंत्री अगर ये कहेगी मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अच्छा, तो जितने भी उसके जीते हुए विधायक हैं और हारे हुए विधायक के जितनी भी वोट मिली हैं, उन सबको क्या उकसाने का काम नहीं है? तो अगर उनको उकसाने का काम कर रहे हो तो क्यों नहीं झगड़े होंगे? क्यों नहीं लोगों की जाने जाएंगी? हमेशा पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाने जाती थी, और वो चुनाव आयोग ने और देश की सेनाओं ने वो अच्छे ढंग से चुनाव करा दिया। तो अब बाद में इस तरह के बयान दे के लोगों को उस्का के भड़का के अगर ममता जी ऐसा कह रही हैं, तो क्या ये संवैधानिक संकट नहीं है? इस्तीफा नहीं देंगे? अगर वो संवैधानिक संकट को क्रिएट कर रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं, और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां उनके साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। वो कांग्रेस जो 10 दिन पहले कुछ का कुछ बोल रही थी ममता जी के बारे में, वो कहते नहीं, गलत हुआ है ये, अब सब इकट्ठे हो गए। सुचेरिता जी, एक खिचड़ी होती है, खिचड़ी बाजरे की, वो दूध में कभी नहीं मिक्स होती, छाछ में, लस्सी में मिक्स हो जाती है, क्योंकि लस्सी भी बिल करके बिल्कुल फट करके बनती है और बाजरे भी कुट करके बनता है। तो ये पिट करके चुनाव हार करके इकट्ठे हो जाते हैं। पहले क्यों नहीं होते? देश के लोग सब देखते हैं, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन अपने आपस में पार्टियों को तो ये संभाल नहीं पाते, जो 28-30 के करीब है। ये देश को क्या संभालेंगे? नहीं, पर एक प्रदेश बता दो मुझे क्या कहेंगे जहां पे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां आपस में ना लड़ती हो। हाँ, देखिए मलूक जी, भाटी जी के जो नेता है वो तो शुरू से ममता दीदी के साथ खड़े रहे, शुरू से, डे वन से, ये तो मैं कह सकती हूँ। अखिलेश जी ने तो शुरू से सपोर्ट किया, शुरू से कहा कि ममता दीदी आएंगी, लेकिन अब नहीं आई हैं, तो उसके बाद उन्होंने आईपैक से अपना पूरा वो कर दिया। क्यों भाटी जी? उन्हें लगा कि भाई अब तो ये चुनाव जीत नहीं रहे, तो सबसे पहले ये डील रद्द करो, यही चुनाव, यही हराने के पीछे है। सुचरिता जी, 6 मई 2026 को 6:18 का समय है। अभी तक पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बदली है। पुरानी सरकार ने रिजाइन नहीं किया है, नई सरकार ने शपथ नहीं ली है, कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं बना है। ठीक है। तो राधिका खेड़ा जी किस आधार पर ये कह रही हैं कि उन्होंने दफ्तर खाली करा के कांग्रेस को सौंप दिया? क्या राधिका खेड़ा की पार्टी कोई समानांतर सत्ता चला रही है, कोई गैर संवैधानिक सत्ता चला रही है,
क्या कोई दबंग लोगों का ग्रुप बना रखा है? क्या कोई ऐसे दबंग लोग, पहलवान टाइप लोग इनके पास है कि जाके इन्होंने दफ्तर खाली करा के और कांग्रेस को सौंप दिया? क्या ये लोकतंत्र के लिए संकट की बात नहीं है? ये संविधान के लिए संकट की बात नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लगातार इस देश के संविधान को और लोकतंत्र को संकट में डाल रही है। पश्चिम बंगाल में 27 लाख ऐसे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे। डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट डालने से वंचित कर दिया गया और 27 लाख वोटों के बल पे और बूथ लूटने के बल पे और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लगभग 100 सीटें लूट ली गई। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की लूट हुई है। भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हड़पी है, लूटी है। तो क्या विपक्ष आवाज भी ना उठाए? क्या विपक्ष इसमें एकजुट ना हो? क्या विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पे ना आए? इसमें भी इन्हें पीड़ा है, उसमें भी इन्हें दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल लगातार पूछे जाते रहेंगे और इनके सवाल इन्हें देने, इनके जवाब मैं तो खुद इस पर सवाल उठा रही हूँ। ही राज्यों में सरकार बना मुझे मेरी बात सुनिए, मैं तो खुद इस बात पर सवाल उठा रही हूँ और विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। सुनिए, आपका सवाल एकदम जायज है, मैं सहमत हूं। विपक्ष को बिल्कुल एकजुट होना चाहिए, लेकिन सर वो एकजुटता उस समय कहाँ थी जब चुनाव के लिए प्रचार हो रहा था? मेरा मतलब ये है, अगर बीजेपी इतना बड़ा खतरा है, अब मैं तो ये कहूंगी ओवैसी साहब यही तो बात कह रहे हैं। आप लोग जो बात उन्होंने कल कही, उन्होंने यही कहा कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, कहती रहती हैं सेक्युलर हैं, लेकिन एक दूसरे को खाने के लिए आती हैं और उसके बाद देखिए हश्र क्या होता है, कोई हरा नहीं पाता बीजेपी को। उन्होंने यही बात कही ना, तो चुनाव से पहले कांग्रेस टीएमसी साथ आ सकती थी, नहीं आई। अनुमा जी यहाँ बैठी हुई है, आप बताइए मुझे, आप लोगों का तो कुछ है नहीं वहां पश्चिम बंगाल में, लेकिन अगर बताइए साथ आकर बीजेपी को डिफीट कर सकते थे ना? 10 सेकंड में जवाब। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। 10 सेकंड में मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। हर आदमी चाहता है अपने परिवार के लिए काम करता है, कमाता है, संपन्न, अपना परिवार संपन्न हो, अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिले, काम करता है। लेकिन जब देश में संकट आता है तो व्यक्ति परिवार छोड़ के देश के लिए लड़ने के लिए चला जाता है। जब पार्टियां अपने लिए लड़ रही थी, लेकिन अब लोकतंत्र पर संकट है तो पार्टियां एक हो रही हैं। ये सवाल उठाना जायज नहीं है कि अब क्यों एक हो रहे हो? पहले आप कितने साल से कह रहे हैं लोकतंत्र पे संकट है, अभी दिख रहा है आपको लोकतंत्र का संकट? कैसी बातें कर रहे हैं भाटी जी? पता नहीं कितनी डिबेट्स आप मेरे साथ कर चुके हैं जिसमें लोकतंत्र का खतरा और संकट की बातें कर चुके हैं। तो आज था ये संकट? अगर ये संकट था और पिछले कई सालों से था तो साथ आइए ना। चंडीगढ़ में क्या? साथ आइए और हराइए बीजेपी को। अब वो जीत रहे हैं और उस पर आप वोट चोरी कहते हैं। एक बार संगीत रागी जी को लाइए, प्रोफेसर रागी। प्रोफेसर रागी, जो तलवारें निकल रही हैं, ये जो तस्वीरें हैं जरा दिखाइए, ये टीएमसी दफ्तर से निकली हैं भाई। तलवारों का एक पूरा जो तस्वीरें आई हैं हमारे पास, टीएमसी दफ्तर में ये तलवारें रखी हुई थी। अब जब वहां पर दफ्तर पर जो पुलिस ने एक तरह से इनको जब्त किया, उसके बाद ये तस्वीरें जारी की गई। अब क्या जरूरत थी इनकी? यहाँ पर क्या कर रही थी तलवारें दफ्तर के अंदर? मुझे तो समझ नहीं आता है। शुभांकर जी चले गए हैं नाराज होकर, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या जरूरत थी भाई? भाटी जी, क्या जरूरत थी? तलवारें रखते हैं क्या आप अपने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में? मुझे पहले ये बता दीजिए, रखते हैं क्या? मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ, रखते हैं ऐसे तलवार, ऐसे हथियार? हम तो नहीं रखते, लेकिन बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हर संगठन के दफ्तर में आपको तलवार और त्रिशूल मिल जाएंगे। आप तलाशी लेके देख लीजिए, लाठियां मिल जाएंगी। आरएसएस के हर दफ्तर में लाठियां, भाले, त्रिशूल और तलवार मिल जाएंगे। बोलिए, ठीक है। आरएसएस के हर दफ्तर। प्रोफेसर आगी जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर आगी। सुचरिता, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र इसी भरोसे चलता था, इन्हीं तलवारों के बल पर चलता था और उनको उम्मीद थी कि शायद 4 मई को जो है वो फिर से जीत हो जाएगी। तो जैसे पंचायत चुनाव में 75 लोगों को मार दिया था और 56,000 के लोग जो है आसपास जो है वो जो है आसाम भाग गए थे, झारखंड भाग गए थे। जब पिछला चुनाव हुआ था तो 58 लोगों की मौत हो गई थी। तो उन मौतों के लिए ही ये सजा करके रखा गया था। एक दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि वोट चोरी, तो राहुल गांधी तो कह रहे थे वोट चोरी, तो उस समय खड़ा हो जाना चाहिए था। अखिलेश जी भी आए, अखिलेश जी ने दिल से मदद नहीं की। और यही अभिषेक बनर्जी थे जो संसद में जाकर के कहा कि वोट चोरी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। यहां तक जाकर के कहा कि कांग्रेस को तो मौका दिया था, बार बार चुनाव आयोग ने बुलाया था, क्यों नहीं जाकर के किया? बता देते कि हाँ वोट चोरी होती है ईवीएम से। अब सुर बदला है,
होता क्या है कि जब बाढ़ का पानी आता है ना, वो सब बहने लगते हैं ना, तो सांप से लेकर के नेवला सारे एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। वही बाढ़ का पानी आया है, वही आंधी चला है। तो स्वाभाविक है कि जितने भी क्षेत्रीय वंश वाली पार्टियां थी वो सब के सब खत्म हो गई हैं। राहुल गांधी का क्या जवाब देंगे वोट चोरी का? अरे उनका अपना डिप्टी लीडर हार गया। आसाम के अंदर तो चोरी नहीं हुई थी, वहां तो नहीं बताया गया था। छोड़िए, मान लेते हैं कि आसाम में भी चोरी हुई थी। पुडुचेरी में इनके सांसद की जमानत जब्त हो जाती है। अब उसका क्या आप बताएंगे? आप फिर भी आप कहेंगे अरे आप डिस्क्रेडिटेड हैं, आपको जनता पसंद नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार 18 सीटें जीत करके आई थी, आज कितनी सीटें रह गई है? डीएमके के बदौलत थी, 5 सीटें आज रह गई है, वो भी डीएमके के बदौलत रह गई। नहीं अनुमा जी हंस रही है इस बात पर। एक और चीज जिक्र कर दूं, जो हिंसा हो रही है जी, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, किसी भी लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप जरा देखिए तो, गांधी जी की हत्या हुई थी तो कितने हजार चितपावन ब्राह्मणों को मार दिया था। जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी तो इन्हीं कांग्रेसियों ने हजारों सिखों की हत्या कर दी, कत्लेआम कर दिया। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जस्टिफाई किया कि जब बड़ा कहर गिरता है तो तो सर आज के समय में ये बताकर क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सुचरिता मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ किसी भी तरह की हिंसा को जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है प्रोफेसर आजी। सुचरिता मैं बता रहा हूँ, सुचरिता मैं क्यों एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस ने हत्या की जिस संस्कृति को ये किया है, जैसे वो कहा जाता है ना कि पूतना की हत्या और कंस की हत्या के बाद जो है ना पूरा ब्रज जो है वो झूम उठा था, कुछ वैसा ही स्थिति है। पश्चिम बंगाल में आज लोग सांस लेने के लिए खड़े हैं, नहीं तो होता था कि मेरे एक प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि सीमेंट लेना हो तो वो बोलेगा कि कहां से लोगे, छड़ लेना हो तो कहां से लोगे, ईंट लेना हो तो कहां से लोगे, इतनी गुंडागर्दी, और नहीं हो तो तुम्हारी पिटाई होगी। जब ऐसी संस्कृति सर जो हिंसा को भोग चुका है, जिसने हिंसा का दर्द झेला है, वो हिंसा पर जस्टिफिकेशन देता अच्छा नहीं लगता है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंसा पर आज बहुत से सवाल, अगर वही हिंसा होगी पश्चिम बंगाल में तो फिर वो बदलाव की तस्वीर नजर नहीं आएगी जिसकी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। तो ये सवाल तो राधिका जी से ज्यादा बनता है। मैं एक बार जरा एक और बड़ी खबर, अनुमा जी आ रही हूँ आपके पास। ममता बनर्जी की बैठक में सारे उनके विधायक नहीं पहुंचे, ये भी खबर जान लीजिए। 80 में से सिर्फ 71 विधायक पहुंचे। 9 विधायक बैठक से नदारद हैं। विधायकों ने न आने पर टीएमसी ने उनसे सफाई मांगी है। अब हिंसा वाले इलाके के एमएलएस को बुलाया नहीं गया था, ये भी खबर है। लेकिन जो विधायक हैं वो पहुंचे नहीं हैं। 9 विधायक बैठक से नदारद हैं। अब इसका मतलब क्या है? 9 विधायक टीएमसी की इस बैठक में नहीं पहुंचे जिसमें ममता बनर्जी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया गया था। अब ये टीएमसी कह रही है कि भाई हमने तो बुलाया नहीं था, जो हिंसा हो रही है जहां पर, वहां पर एमएलए को नहीं बुलाया था, इसलिए नहीं आए। लेकिन इसको लेकर अब सवाल उठने लगा है कि भाई वापस क्यों नहीं आए? जब सबके लिए बैठक थी तो ये कहां गए बाकी विधायक? क्या एक टूट हो रही है टीएमसी में? अब याद करिए, जब लेफ्ट की सत्ता खत्म हुई थी तो कैसे लेफ्ट के कई कार्यकर्ता टीएमसी में आए थे, वही डर यहां पर भी लग रहा है। और ये बात तो खुलकर बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पार्टी में आने के लिए एक होड़ मची हुई है, मार मची हुई है। राधिका जी मैं आपके पास आ रही हूं। भाई एमएलए नहीं पहुंच रहे, टीएमसी कह रही है कि हमारे एमएलए इसलिए नहीं आए क्योंकि वो हिंसा वाले इलाके हैं। लेकिन बहुत सी ये सुगबुगाहट है कि बहुत से नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। क्या ये सही है? सुचारिता जी, चाहे उनके खुद के नेता हो या बंगाल की जनता हो जो आज सड़कों पे उतरी है जश्न मनाती हुई कि वो खुली हवा में सांस ले पाएंगी, जितने भी विजुअल्स आ रहे हैं एंड आई थिंक वो सबके सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल होंगे आम जनता के, ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल को दूसरी बार इंडिपेंडेंस मिल गया। और ये सच्चाई की बात है। देखिए ना, ममता बनर्जी खुद बड़े तड़ाके से घूमती हैं 7 बजे के बाद, लेकिन बेटियों को बोलती थी 7 बजे के बाद मत निकलना। जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, बंगाल की बेटियां सड़कों पे उतर आई,
खुशी के मारे कि 7 बजे के बाद अब हम घर से निकल सकते हैं। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, पहली बात, कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो मैं जो पहले विजुअल दिखा रही थी, अदर देन जो आपने दिखाया, मना कर देना चाहिए था ना इनकी पार्टी वालों को कि हम चाबी नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए वो ऑफिस जो हमने बकायदा इनको दिया। राहुल गांधी ने स्वयं कहा था ना, ममता बनर्जी करप्शन करती है, ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटती है। पहले तो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इतने कंफ्यूज्ड नेता जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूज करते हैं, तो इनको तो छोड़ ही दीजिए। दूसरी बात यहाँ पे जो बार बार कही जा रही थी, भाटी साहब बात कर रहे थे नाम कट गए, नाम कट गए। भाटी जी, टॉप 20 सीटें जिसमें नाम कटे हैं उसमें से 13 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीती है, जिसमें मैक्सिमम माइनस पॉइंट कटे हैं वोट। और मजेदार बात, जो पार्टी 0 सीट्स पे थी वो कांग्रेस भी उधर से 1 सीट जीत के आई है, सुचारिता जी। तो नाम कटने से, एसआईआर होने से फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ 4 सीटें या 5 सीटें जीत के आई है, उसमें से 13 तो इनको मिली है, 1 कांग्रेस को मिली, 14 ये हो गई, 6 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। चाहे वो शमशेरगंज हो, लाल गोला हो, भगवान गोला हो, रघुनाथगंज हो, ये सारी की सारी वो सीटें थी जहां पे सबसे ज्यादा माइनस हुई थी वोट। सारी की सारी टीएमसी जीत गई। तो ये जो आप गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वोट कट गई, वोट कट गई, वोट तो केरल में भी कटी थी, तमिलनाडु में भी कटी थी, जहां पे कांग्रेस की आपकी साथी की सरकार बनी, जहां पे तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं बनी। और अगर आपको इतना लगता है ममता बनर्जी जी को कि 80 कि वहां पे वोट चोरी हुई है, तो 80 सीट जो उनकी आई है वो भी तो चोरी से आई होंगी ना, सुचारिता जी। इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 50 से ज्यादा हत्याएं हुई थी जब 2021 के चुनाव थे भाटी जी, और 35 रेप महिलाओं के, 35 रेप की बात कर रही राधिका जी, ये सब हुई थी। लेकिन उस समय सर कोई आवाज उठी थी ममता बनर्जी के खिलाफ? विपक्ष की उंगली उठाई गई थी कि ये क्या हो रहा है, ममता दीदी क्या कर रही हैं? भाटी जी, कोई बयान आपका या नेता का? देखिए, विपक्ष नहीं, हम ममता बनर्जी के समर्थन में उस समय भी थे, आज भी हैं। ममता बनर्जी के मतलब उस हिंसा में भी समर्थन में थे, भी उठा रहे थे, अब भी उठा रहे हैं। लेकिन राधिका नहीं, हिंसा के समर्थन में नहीं थे, हम ममता बनर्जी के सुशासन के समर्थन में थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बहुत काम किया है, बहुत अच्छा शासन चलाया। जो जहां हिंसा हुई, जहां अपराध हुए, उसे रोका जाना चाहिए, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा। हाँ, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं दी हैं। घर से 7 बजे ना निकलना सुविधा है, सुन लोगी 5 काम बताइए। घर से 7 बजे निकलना के बाद ना निकलना सुविधा नहीं होती है। आप घर में अगर आपको बोल दिया जाए कि भाटी साहब आदमी 7 बजे के बाद घर से क्यों निकलते हैं, फिर मैं पूछूंगी कि कितने लठ लेके आप आदमी बाहर आएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, बस सवाल देखिए भाटी जी हिंसा पर, देखिए मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। अनुमा जी को भी स्क्रीन पर रखिए प्लीज, संगीत जी को भी, मैं सबके पास जाना चाहती हूँ। अनुमा जी मैं आ रही हूँ, एक बार भाटी जी के बाद उसके बाद आपके पास आती हूँ। मुझे भाटी जी एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी भले ही चुनाव के चलते बोल रही है, लेकिन कम से कम गुंडागर्दी पर बोली तो सही। आपकी पार्टी ने कब बोला, मुझे ये बताइए। 2021 के आंकड़े अभी उन्होंने बताए, 2021 के आंकड़े उन्होंने बताए, इतनी राजनीतिक हत्याएं हुई, बलात्कार की घटनाएं हुई, लेकिन कभी भी विपक्ष का मतलब एकजुट होना, मतलब गलत काम में भी एकजुट होना। हिंसा हो रही है लेकिन उसको सही बताना। आज आप बोल रहे हैं एक दिन में इतनी घटनाएं हुई हैं, आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, उस समय तो नहीं उठाया आपने कोई सवाल टीएमसी पर? आपके शो में राधिका खेड़ा हिंसा कर रही हैं, मैंने बोलना शुरू किया, उन्होंने धमकाना नहीं, मैंने उन्हें रोक दिया। आप बोलिए। शाब्दिक हिंसा भी हिंसा होती है, मानसिक हिंसा भी हिंसा होती है। नहीं, चलिए ठीक है। और राधिका खेड़ा वोट कटने को जस्टिफाई, राधिका खेड़ा वोट कटने को जस्टिफाई कर रही है। सीटें चाहे टीएमसी ने जीती, चाहे बीजेपी ने जीती, जिन लोगों को वोट से वंचित किया गया उन्हें क्या जवाब देंगे आप? लोकतंत्र की तो हत्या की गई। 27 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद वोट देने से वंचित किया गया। इस पे क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए सभी पार्टियों को? इस देश में इस तरह का लोकतंत्र हम बनाना चाहते हैं। संगीत राजगी जी लगातार हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं, बोले तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और पूतना के वध पे बता रहे हैं कोई डांस वांस हुए थे, कौन से अखबार में खबर छपी थी, कौन से चैनल ने दिखाया था? जब पूतना का वध हुआ था तो लोग सड़कों पे उतर आए थे और वो डांस कर रहे थे, पता नहीं कहां से खबर मिलती है इन भाटी जी की आवाज जो इस तरह घुमा फिरा के उल्टे सीधे तर्क देके हिंसा को जस्टिफाई करना, वोट काटने को जस्टिफाई करना, ये इनकी लोकतंत्र विरोधी सोच का बिल्कुल यही बात है। भाटी जी मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने संगीत रागी जी को टोका था।
कि किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन मत दीजिए, लेकिन मैंने आपसे फिर वही बोला, आपने उस समय 21 के समय पर क्या कोई टोका टीएमसी को? आपने कोई बयान दिया? आपने कहा ये हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? सवाल ये है कि गठबंधन करते करते हम सब गलत काम को भी सही क्यों ठहराते हैं? अब बताइए संगीत रागी जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे कौन सी हिंसा हुई थी भाई जिसकी आप बात बता रहे? उस समय भगवान कृष्ण के समय अखबार नहीं छपते थे, इसलिए मैं निकालने, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो भाटी जी शास्त्र पढ़ते हैं। खबर कहाँ से मिली फिर आपको खबर कहाँ से मिली? बोल लेने दीजिए। भाटी जी और उनके नेता अखिलेश जी जो हैं वो ममता जी की बड़ी प्रशंसा करती हैं। आरजेकर हुआ तो जो रेपिस्ट था उसके साथ खड़ा होने वाली कौन महिला थी? यही ममता बनर्जी थी। जब संदेश खाली हुआ, उसके जैसे हत्यारे जो कहता था कि हिंदुओं की बेटियां आएंगी शादी करके तो पहले मेरे घर से होकर के जाएंगी, ऐसे लोगों के साथ कौन खड़ी थी? ममता बनर्जी। जो जहांगीर शेख है, जो फाल्टा का है, उसके बारे में यदि आप वहां से सुनिएगा, वहां के एक ऑफिसर ने मुझे कहा कि हम दुश्मन के जमीन पर खड़े हैं। यानी समझ रहे हैं, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बनने के कगार पर खड़ा था। और जब बीएल संतोष जी ने कहा था कि ये हम सभ्यता के बचाने की लड़ाई और संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे ही अनायास नहीं था। वो बंकिम और अरविंद और विवेकानंद की धरती है, जिस प्रकार से सत्यानाश किया वामपंथियों ने और बाद में टीएमसी ने, जिस प्रकार से उसका इस्लामीकरण किया, वो अपने आप में बहुत आज देखा ना, आसनसोल के अंदर मंदिर का ताला खुला, दशकों से वो बंद था, ताला नहीं खुला था। और जब वो कहते हैं 27 लाख वोटों को नहीं देने दिया गया, वो कंट्रोवर्सी कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी, चुनाव आयोग ने किया था। और उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मेरिट देखा था, इसीलिए उनको कहा, क्या कहीं आपने देखा था कि जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको बंधक बना ले? बंधक किसने बनाया था? टीएमसी के गुंडों ने बनाया था, और ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी थी। एक उसके अतिरिक्त देखिए 70 लाख जो ये 90 लाख लोगों का जो वोट काटा गया था, उसमें से 30 लाख लोग फिर उनको जुड़ गया था, 70 लाख फिर भी नहीं, उनको वोट नहीं बनवा पाए थे। और उनका छापा वोटिंग पहले हुआ करता था, छापा वोटिंग हुआ करता था। संगीत जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसे सबको सही भी मानूं, तब भी मैं कहूंगी कि अगर कोई पार्टी बदलाव की बात कहकर सत्ता में आ रही है तो वो ये तस्वीरें तो नहीं दिखाएगी देश को। वो ये हिंसा की तस्वीरें वैंडलाइज कर रहे हैं और दफ्तरों को वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बुलडोजर लेकर उतर जा रहे हैं कोलकाता में। क्या है ये सुचरिता? ये तो होना ही था। आप तो ये होना ही था तो फिर ठीक है, फिर हिंसा होने दीजिए। होना ही था। आपने जो कुकर्म किया है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। जिन लोगों ने सर सजा देने के लिए कोर्ट होती है, पुलिस है, केस दर्ज कराने पड़ते हैं, ये वाली सजा नहीं मिलती है। और इस सजा को सही मत ठहराइए, मैं फिर कहूंगी आपको। सर गुनाह किया है तो सजा कोर्ट देगा, ये स्ट्रीट कोर्ट नहीं चलेगा। सर क्या आप सड़क पर उतर जाए, तोड़फोड़ करने लगे, आग लगा दें? साथ क्या किया? नहीं तो उन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। उन्होंने गलत किया, आप यही कहते रहे ना इतने साल, तो आप भी गलत हो गए। जस्टिफाई नहीं किया सर। आप एक गलत को गलत से नहीं ठीक किया जा सकता। सर मैं एक बार अनुमा जी के पास जा रही हूँ, सुनिए अनुमा जी। चुनाव के प्रचार के दौरान आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, जिस पर खुद राहुल जी ने भी ट्वीट किया था, पोस्ट किया था। अब मुझे ये बताइए, जब ये मामला इतना गंभीर था, आपके नेता ने खुद गुंडागर्दी टीएमसी की उठाई इस चुनाव प्रचार में, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही वो सब भूल गए क्या? कांग्रेस पार्टी वो सब भूल गई, अपने कार्यकर्ता की हत्या भूल गई? अनुमा जी का फ्रेम फ्रीज हो गया मुझे लग रहा है। अनुमा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार वापस लाने की कोशिश करते हैं। कुछ गड़बड़ है नेटवर्क में। अनुमा जी कुछ नेटवर्क में गड़बड़ है आपके शायद। अगर मुझे वापस फ्रेम मिल जाए अनुमा जी का तो मैं वापस आ जाऊंगी। मलूक जी देखिए, मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, अगर टीएमसी गलत कर रही थी तो उस गलत को आप गलत के साथ सही नहीं ठहरा पाएंगे।
सुचरिता जी, हम बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, इस देश के पूरा जो नेतृत्व कर रहे हैं एनडीए का मोदी जी, उनके अनुसार बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि अगर कहीं हिंसा होती है तो उसके पक्षधर नहीं है। ठीक। लेकिन प्रश्न उठता है, आपकी बात को भी मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा सहमत नहीं हूं कि भाई वो हिंसा करा कौन रहा है? जो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, उकसा रहे हैं और वो उस चीज को भड़का रहे हैं। नहीं, तो वो इस बात को क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? सही कह रहे हैं आप। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सुचरिता जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने एक मुद्दा उठाया, स्पष्ट जवाब नहीं आ पाया किसी का भी, कि उनके जो एमएलए थे वो 90 में से 81 आए, 9 नहीं आए। हाँ, नहीं आए। तो आजादी के बाद पहले चुनाव के बाद 20-25 साल तो कांग्रेस रही, फिर लेफ्ट आ गई कांग्रेस साफ। ठीक। करीब 30-35 साल लेफ्ट रही और फिर ममता जी आ गई, लेफ्ट साफ। ठीक है। 15 साल ममता जी रही और अब ममता जी साफ। तो लोगों को पता लग चुका है कि अगले 30 साल तक भाजपा एनडीए सरकार में रहेगी। वो अलग बात है, भाजपा एनडीए सर, कौन कितने साल रहता है इसके लिए तो सरकार को मेहनत करनी पड़ती है, तभी जनता वापसी लाती है। आप चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सरकार काम करेगी वही रहेगी, जो जनता की पसंद होगी वही रहेगी। लेकिन हिंसा के साथ एक सरकार की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।